तो भाई फाइनली धमाका हो चुका है और 7th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं रोमन रेंस। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा शॉकर पुल कर दिया WWE ने, क्योंकि लग रहा है कि शायद ब्रॉक लेसनर अब ऑफिशियली रिटायर हो गए हैं। फिलहाल देखकर तो यही लग रहा है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया की नाइट 2 के बारे में, जो कि रेसलमेनिया की नाइट 1 से तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैचेस वाइज भी और बाद में जो शॉकर पुल करे WWE ने उसके हिसाब से भी। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की रेसलमेनिया की नाइट 2 में, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने बताया था कि ब्रॉक लेसनर और ओवा फेमी का मैच रेसलमेनिया की नाइट 2 को स्टार्ट करेगा, तो यही मैच हमें पहले देखने को मिलता है। और यहाँ WWE ने एक बहुत बड़ा शॉकर पुल कर दिया। सबसे पहले मैच की बात करें तो मैच ये हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट सा देखने को मिलता है, लेकिन जितना भी था बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ मैच कराने का मकसद तो यही था कि ओवा फेमी को ओवर करना है। तो मैच की शुरुआत में ही ओवा फेमी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं ब्रॉक लेसनर पर, और ब्रॉक लेसनर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। यहाँ ब्रॉक लेसनर बहुत सारे क्लोज लाइन मारते हैं, लेकिन ओवा फेमी को भाई कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब ओवा फेमी क्लोज लाइन मारते हैं ब्रॉक लेसनर पर, तो ब्रॉक लेसनर सीधा रिंग के बाहर जाते हैं। और यहाँ पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर दोनों को बिलीव हो नहीं रहा था कि ओवा फेमी इतने डोमिनेट हो सकते हैं। जिसके बाद ओवा फेमी ट्राई करते हैं कि किसी तरह से ब्रॉक लेसनर को रिंग में लाया जाए, लेकिन ओवा फेमी को ब्रॉक लेसनर ही रिंग के बाहर खींच लेते हैं। और यहाँ थोड़ी बहुत ओवा फेमी की भी धुलाई होती है, जहाँ पहले तो उन्हें रिंग पोस्ट पर मारा जाता है, जिसके बाद स्टील स्टेप्स पर भी मारा जाता है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में लेकर जाते हैं ओवा फेमी को, और भाई 4 जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं। इसके बाद F5 भी पड़ता है और हमें ओवा फेमी थोड़े वीक नजर आते हैं, और लग रहा था कि शायद यहाँ ओवा फेमी हारने वाले हैं। लेकिन तभी ओवा फेमी उठकर पहले तो ब्रॉक लेसनर को चोक स्लैम लगाते हैं, इसके बाद अपना मूव फॉल ऑफ ग्रेस लगाते हैं, और ब्रॉक लेसनर यहाँ पिन हो गए। और इसी के साथ इस मैच में ओवा फेमी की विक्ट्री हो जाती है, जिसे देखकर पॉल हेमन भी बड़े शॉक लग रहे थे। रिजल्ट तो वैसे शॉकिंग फैंस के लिए नहीं था, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर रोने लगते हैं और अपने ग्लव्स और शूज निकाल देते हैं। और यहाँ से देखकर लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर कहाँ जा रहे हैं। यहाँ इसके बाद वो फैन से भी इंटरेक्ट करते हैं, और पॉल हेमन के साथ इमोशनल सा हमें हक देखने को मिलता है। पहले तो भाई मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें फेक हो रही हैं और अचानक से गंथर आएंगे और अटैक कर देंगे ब्रॉक लेसनर के ऊपर, क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था अभी तक स्टोरी लाइन में कि पॉल हेमन से चाहिए कुछ गंथर को, और वो ब्रॉक लेसनर ही लग रहे थे। लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है, ब्रॉक लेसनर भाई बाय बाय कह के निकल लेते हैं। थोड़ा सा ये शॉकिंग था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट होने तो वाला था इस साल, लेकिन अभी रेसलमेनिया में हो जाएगा लग नहीं रहा था। पर अभी भी बहुत बड़ा डाउट है भाई कि ब्रॉक लेसनर सच में रिटायर हुए हैं या फिर ये सारी चीज़ें किसी बड़े शॉकर की तरफ लीड कर रही हैं। बाकी इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच, जिसमें रे मिस्टीरियो, पेंटा, जेडी मैकडोना, ड्रैगन ली, जेवॉन एवंस और रूसेव होने वाले थे। स्टार्टिंग से ही जब से ये मैच बुक हुआ था सबको पता था कि ये मैच रेसलिंग वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि WWE ने ऐसे ही सुपरस्टार्स को इस मैच में डाला था जो कि बहुत बड़े खतरनाक मूव्स करते हैं। तो इस मैच में शुरुआत से ही हमें बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक तरीके से उड़ने वाला बंदा जेवॉन एवंस थे। और इस मैच की हाईलाइट भी भाई वही थे। सबसे पहले तो एक खतरनाक सा क्लोज लाइन लगाते हैं, जो कि टॉप रोप से उन्होंने लैडर के ऊपर लगाया था जो रिंग में रखी थी। रूसेफ को भी एक उन्होंने ओजी कटर लगाया था, और ये भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जहां बहुत सारे लैडर्स भी ब्रेक होते हैं, जहां सबसे पहले तो रे मिस्टीरियो और पेंटा दोनों मिलकर रूसेफ को लैडर पर पटकते हैं। बाकी वैसे रूसेफ ने इस मैच में ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि हाई फ्लाइंग मूव्स वो करते नहीं हैं। लेकिन जेडी मैकडोना को उन्होंने एक लैडर पर ज़रूर पटका था, जो कि बहुत खतरनाक सा लग रहा था। और भाई इस पूरे मैच में जेडी मैकडोना का काम पिटने का था, क्योंकि यहाँ उन्हें मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर भी पड़ता है, वो भी लैडर के ऊपर। बाकी मैच के एंड की बात करें तो भाई पेंटा लैडर पर चढ़ते हैं और चैंपियनशिप को निकाल लेते हैं। मैच के अलावा यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, और पता था कि यहाँ मैच ही सिर्फ अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स का, और ये मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। यहाँ ट्रिक विलियम्स के साथ हमें वो रैपर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ट्रिक विलियम्स के हाथ में US टाइटल लग गया। अभी इस पूरे मैच में हील तो ट्रिक विलियम्स थे, लेकिन हील वाली वाइब सैमी ज़ेन से आ रही थी। क्राउड तो भाई उन्हें बू कर ही रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे मूव्स कर रहे थे जो कि हील वाले ही लग रहे थे। सबसे पहले तो सैमी ज़ेन ट्रिक विलियम्स की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं। इसके बाद उस रैपर को भी बैरिकेड पर मारा जाता है, और बड़े आराम से मारा था सैमी ज़ेन ने कि उसे लग ना जाए, क्योंकि आगे जाकर उसे बहुत बड़ा काम करना था। इसके बाद बैरिकेड पर हमें हेलुआ किक भी देखने को मिलती है सैमी ज़ेन की तरफ से। इसके बाद सैमी ज़ेन रिंग में चले जाते हैं और इंतजार कर रहे थे कि अब तो ट्रिक विलियम्स ऊपर आ ही नहीं पाएंगे और काउंट आउट से ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से भाई ट्रिक विलियम्स रिंग के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद भी ट्रिक विलियम्स और सैमी ज़ेन के बीच में हमें थोड़ा बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन मैच के एंड की बात करें तो भाई वो रैपर चीप शॉट मार देता है सैमी ज़ेन के ऊपर। इसके बाद सैमी ज़ेन हेलुआ किक मारने जा रहे थे, लेकिन ट्रिक शॉट उन्हें पड़ जाता है और यहाँ सैमी ज़ेन पिन हो गए। और इसी के साथ भाई नए US चैंपियन बन गए हैं ट्रिक विलियम्स।
ज़्यादा कुछ इस मैच में वैसे स्पेशल तो नहीं था, लेकिन ये मैच अच्छा था। बाकी इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है डीमन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। और सरप्राइजिंगली WWE ने स्टार्टिंग में ही एक अच्छी चीज़ कर दी कि हमें बताया जाता है कि ये मैच स्ट्रीट फाइट मैच बन चुका है। और भाई इस मैच में स्टुपुलेशन की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बाद जो मैच हमें देखने को मिलता है वो स्टुपुलेशन की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। वैसे स्टार्टिंग में डोमिनिक मिस्टीरियो को देखकर क्लियरली लग रहा था कि डीमन बेलर को देखकर उनकी फट रही है, लेकिन किसी तरह से भाई डीमन बेलर से वो भिड़ जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद फिन बेलर डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि फिन बेलर डोमिनिक मिस्टीरियो के पिछवाड़े को भाई कैंडो स्टिक से बजा रहे थे। लेकिन इसके बाद कैंडो स्टिक डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में जाती है और भाई मैच भी उन्हीं के हाथ में चला गया था, क्योंकि इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ चेयर्स भी लेकर आई जाती हैं और टेबल्स भी लगाई जाती हैं और फिन बेलर को टेबल पर पटका जाता है, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो उनके सिर पर एक चेयर लगा देते हैं और भाई 619 भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद डीमन बेलर वापसी करते हैं और उन्होंने भी भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के सिर में चेयर फंसाकर एक खतरनाक ड्रॉप किक मारी, जिसके बाद लग रहा था कि शायद डोमिनिक मिस्टीरियो का सिर भाई घूम गया है। बाकी मैच के एंड की बात करें तो रिंग में एक टेबल रखी हुई थी, जिस पर पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो को लेटाया जाता है और उस पर कूडी ग्रा लगाया जाता है, जिसके बाद वो टेबल ब्रेक हो गई और फिन बेलर ने यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन कर दिया। इसी के साथ इस मैच में डीमन बेलर की विक्ट्री हो जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फिन बेलर को, क्योंकि इस मैच में हार नहीं सकते थे वो। ये मैच वैसे अच्छा था, लेकिन ज़्यादा स्टेक्स हाई थे नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ा रिजल्ट से। इसके बाद नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है रेहा रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल का, जो कि वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होता है। अभी इस मैच को WWE ने भी ज़्यादा टाइम दिया नहीं था और ये मैच भी उतना कुछ खास नहीं था, तो ठीक ठाक सा भाई मैच होता है। यहाँ बीफैब और मिचिन भी आ जाते हैं, चुल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ईओ स्काई भी आ जाती हैं और मैच के एंड में रिपटाइड के साथ विक्ट्री यहाँ रेहा रिप्ली की हो जाती है। लग नहीं रहा था कि जेड कारगिल के हाथ से अभी चैंपियनशिप जाएगी, लेकिन WWE ने यहाँ थोड़ा शॉकर पुल करने के लिए टाइटल चेंज करवा दिया। रेसलिंग वाइज ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था, पर WWE ने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया और ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को मिला भी नहीं। और अब आता है रेसलमेनिया का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और भाई क्या ही मैच था, WWE शायद भूल गई थी कि ऐसी चीज़ें भी बुक करी जा सकती हैं। पता नहीं भाई कल की रेसलमेनिया कौन ही बुक कर रहा था, क्योंकि ओरिजिनल रेसलमेनिया तो आज हमें देखने को मिली, स्पेशली ये मेन इवेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक मेन इवेंट देखने को मिल गया। सबसे पहले तो रोमन रेंस की शाही एंट्री होती है और ट्राइबल चीफ वाला ओरिजिनल थीम सॉन्ग भी उन्हें WWE ने वापस कर दिया है। इसके बाद सीएम पंक आते हैं और ऑफिशियली ये मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और भाई रोमन रेंस और सीएम पंक की तरफ से हमें ट्रैश टॉक भी देखने को मिल रही थी। अभी तक भाई इतने सारे प्रोमो करने के बाद भी इनका मन भरा नहीं है एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने के लिए। रिंग के बाहर क्राउड में भी हमें इनकी फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद रोमन रेंस स्टील स्टेप्स का भी यूज़ करते हैं। अभी नॉर्मली रॉ या स्मैकडाउन में अगर ये मैच हो रहा होता तो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती, क्योंकि स्टील स्टेप्स का यूज़ सिंगल्स मैच में होता नहीं है। लेकिन यहाँ WWE का फंडा शायद अलग चल रहा था। यहाँ वैसे इसके बाद सीएम पंक के फेस से भाई ब्लड भी निकल रहा था, पर अभी रोमन रेंस का मन भरा नहीं था। इसके बाद वो उन्हें अनाउंसिंग टेबल के ऊपर भी पटकते हैं। अभी इसके बाद भाई दोनों ही एक दूसरे के मूव्स यूज़ कर रहे थे, जहां रोमन रेंस GTS लगाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक बीच में ही रोक देते हैं, जिसके बाद सीएम पंक की तरफ से हमें बड़ा ही पप्पू सा सुपरमैन पंच देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि सीएम पंक सुपरमैन पंच ट्राई कर रहे हैं, पर उन पर वो सूट नहीं कर रहा था। अभी यहाँ इसके पास सीएम पंक का मन भरा नहीं था सुपरमैन पंच से, तो भाई वो स्पेयर भी ट्राई करते हैं, लेकिन इस स्पेयर को रोमन रेंस ने गियोटिन में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बाद हमें एक शॉकिंग सा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद सीएम पंक अचानक से रोमन रेंस को लो ब्लो लगाते हैं और उन्हें GTS भी पड़ जाता है। इसके बाद लग रहा था कि भाई अब तो रोमन रेंस गए, लेकिन यहाँ रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद हमें एक एल्बो ड्रॉप भी देखने को मिलती है अनाउंसिंग टेबल के ऊपर सीएम पंक की, जो कि वो रोमन रेंस के ऊपर लगाते हैं और यहाँ टेबल ब्रेक हो जाती है। उसके बाद वो रोमन रेंस को रिंग में लेकर जाते हैं और 2 GTS लगाते हैं। तीसरा भी लगाने जा रहे थे, लेकिन रोमन रेंस का भार इतना ज़्यादा था कि वो लगा नहीं पाते। और इसके बाद हमें वो मोमेंट देखने को मिलता है जिसका सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि मैच के एंड में पहले तो रोमन रेंस एक स्पेयर लगाते हैं, लेकिन पिन नहीं कर पाते सीएम पंक को, जिसके बाद वो दूसरा स्पेयर लगाते हैं, जिसके बाद सीएम पंक को पिन करा जाता है और 1 2 3 रोमन रेंस बन गए हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फाइनली भाई रोमन रेंस के पास इतने टाइम बाद चैंपियनशिप आई गई। शायद कल जो क्रिटिसिज्म मिला था WWE को, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है उस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें कर दी। स्पेशली मेन इवेंट को रुन नहीं किया फालतू की इंटरफेरेंस और गलत डिसीजन लेकर। मैच भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल गया बड़े लंबे चौड़े टाइम के साथ। और फाइनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के पास अब चैंपियनशिप आ गई है, तो शायद रेसलमेनिया के बाद चीज़ें इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेंगी।
इसी के साथ ये बोला जा सकता है कि रेसलमेनिया की नाइट 1 को हटा दो तो ओरिजिनल रेसलमेनिया नाइट 2 ही थी। बाकी भाई कमेंट्स में बताओ आपको आज की रेसलमेनिया कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।